हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। आज हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे, यानी एंटा एसिड मेडिकेशंस। वो दवाइयाँ जो एसिड के सिक्रीशन को रोकती हैं, कम करती हैं स्टोमक में। अब ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? ये हमारे पास सबसे पहले ओमेप्राजोल की रिसर्च हुई थी 1989 में। उसके बाद ओमेप्राजोल यूज़ होने लगी, और फिर लेंसोप्राजोल आई 15 और 30 मिलीग्राम में। उसके बाद पेंटाप्राजोल 20 और 40 मिलीग्राम में, और फिर रेवेप्राजोल 20 मिलीग्राम में। तो ये सारी मेडिकेशंस जो हैं, ये कैसे काम करती हैं? ये एक हमारी पेट में जो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टोमक में, उनमें सोडियम H+K+ एटीपेस इनहिबिटर हैं ये। यानी ये जो एंजाइम है H+K+ एटीपेस, इसको इनहिबिट करती हैं, इसको मेडिकेशंस जो हैं ये पैराइटल सेल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड को बनने से रोकती हैं, जो पैराइटल सेल्स हमारे स्टोमक में होते हैं। अब इनमें अगर हम ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कौन सी जल्दी काम करती है, तो इसमें ओमेप्राजोल सबसे जल्दी काम करती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन लगभग 50 मिनट से शुरू हो जाता है, और दूसरी जो है वो 1.5 घंटे के बाद से काम करना शुरू करती हैं। इनकी ये हाफ लाइफ नॉर्मली 4 घंटे तक की होती है। 4 घंटे के बाद ये इनकी ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाती है। तो इसी वजह से नॉर्मली इनको मल्टीपल यूनिट पैलेट सिस्टम MUPS या DSR फॉर्म में, डोमपेरिडोन इन द सस्टेन रिलीज फॉर्म, यानी पेंटाप्राजोल विद डोमपेरिडोन इन सस्टेन रिलीज फॉर्म, तो ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाती है, ताकि हाफ लाइफ की वजह से ये 4 घंटे में काम करना ना बंद करे। तो ये जो सस्टेन रिलीज फॉर्म होती है, नॉर्मली मार्केट में यही अवेलेबल हैं, और इसको जो है वंस अ डे डोजिंग भी दी जाती है, कुछ कंडीशंस में ट्वाइस डेली भी दी जा सकती है। FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस जो हैं इसकी, यानी किन किन हालात में इनको देना चाहिए, जिसमें इनको FDA ने अप्रूव कर रखा है, उसमें नॉन इरोसिव GERD, यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़। इस डिसीज़ में होता क्या है, खाना आपका पच नहीं रहा, एसिड ज़्यादा बन गया, लोअर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर लूज़ हो गया, और ये एसिड आपके मुंह में आने लगा, खट्टी डकारें आने लगी। तो उससे क्या होता है, उससे एसोफेगस सूज जाती है। तो उस कंडीशन में को ट्रीट करने के लिए PPI का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कंडीशन जो है वो है आपकी PUD, यानी पेप्टिक अल्सर डिसीज़। चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो या डुडनल अल्सर हो, उनके ट्रीटमेंट में भी FDA ने अप्रूव कर रखा है PPIs को। तीसरी कंडीशन जो है वो है H. पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का ये बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में होता है, और नॉर्मली ये सभी में होता है, लेकिन कुछ में पैथोजेनिक हो जाता है, ये अल्सर कर देता है, और डाइजेशन में यानी हाजमे में भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आपका डॉक्टर इसको डायग्नोज जब करेगा, तो वो 3 मेडिकेशंस के साथ इसको ट्रीट करेगा, जिसमें अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एक PPI यानी एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनमें पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल कोई भी हो सकती है, और डेक्सलेंसोप्राजोल भी है। जब भी आपको पेन किलर्स दी जाती हैं, NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, जिनमें एसाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, पायरोक्सिकैम, जितनी भी ये NSAIDs हैं, जब भी ये प्रेस्क्राइब की जाती हैं, इनके साथ एक PPI दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, यानी ताकि आपके पेट में अल्सर ना हो, क्योंकि नॉर्मली ये पेन किलर जो हैं पेट में अल्सर कर सकती हैं खाने के बाद। इसीलिए कहते हैं इनको लिया जाए, क्योंकि खाने से हमारा pH जो स्टोमक का है वो बेसिक हो जाता है, तो वो बेटर रहता है, अल्सर नहीं होते उससे। तो एक इंडिकेशन ये अलावा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी दी जाती है, ये अनलाइसेंस्ड इंडिकेशन है, और डिस्पेप्सिया में भी दी जाती है, यानी जनरल बदहज़मी में, जब आपको दूसरे एंटासिड काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सेमेथिकोन के साथ में जो अपनी जेलुसिल, गैविस्कॉन और ये सारी मेडिकेशंस हैं, डाइजीन हुई,
ये पीते हैं, इनसे काम नहीं हुआ, इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आपको दूसरी एंटासिड दी जाती हैं जो कि H2 इनहिबिटर कहलाती हैं, हिस्टामिन 2 इनहिबिटर, जिसमें फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन ये सारी हैं। ये नॉर्मली ब्रॉड OTC मेडिकेशन कहलाती हैं, लोग खुद ले लेते हैं इनको। और PPIs में जो है ब्रॉड में ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल ये कम कंसंट्रेशन में यानी लो डोज में OTC हैं, हाई डोज में ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन हो जाती हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम बेसिकली एक कार्सिनोमा है जिसमें एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बैरेट्स एसोफेगस इसकी अनलाइसेंस इंडिकेशन है। बैरेट्स जब स्टोमक से एसिड आपके एसोफेगस को असॉल्ट करता रहता है और उससे सूजन आ जाती है, उसके बाद सेल्स जो हैं सेल टाइप बदल जाता है एसोफेगस का, तो वो बैरेट्स एसोफेगस कहलाती है, उसमें हाई कंसंट्रेशन दी जाती है। तो सस्टेन रिलीज फॉर्म जो है 1 से 1.5 दी जाती है और यही है। अब इनमें सब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक तो आपको खाने से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। नॉर्मली लोग कह देते हैं कि खाली पेट ले लो, अगर आपने 10 मिनट बाद भी खाना खा लिया है तो फूड इसके एब्जॉर्प्शन को, इसकी बायोलिटी को डिले कर देगा। जब फूड इसको डिले करेगा, इसलिए बेटर यह है कि 1 घंटा पहले आप ले लो तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये जो है ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में जो CYP2C19 एंजाइम है, ये इसको तोड़ता है और उस इसलिए सीवियर लीवर डिसीज़ में इसको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर्स कुछ स्पेशलिस्ट अपने डिस्क्रिशन पे इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और वो क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और इसके अलावा ये जो है सर्टेन एंजाइम्स को भी घटा देता है, इसलिए दूसरी मेडिकेशन जैसे वारफ्रिन हो गई या आपकी क्लोपिडोग्रिल है, वारफ्रिन है, इनके साथ नहीं लेना चाहिए। तो वैसे तो वेल टॉलरेटेड हैं, नॉर्मली कंसिडर्ड सेफ, लेकिन ये इनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और तो क्लिनिकल एविडेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन घट जाता है, हाइपोमैग्नीसिया हो जाता है। मैग्नीशियम हमारी हार्ट की रिदम को संभालती है और मसल्स में वीकनेस और फैटीग होने लगती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि जो B12 होता है वो एक प्रोटीन से बाउंड होता है, वो उसको एसिड क्लीव करता है, तोड़ता है, उसके बाद B12 एब्जॉर्ब होता है। तो अगर एसिड कम होगा तो B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रोटीन बाउंड रहेगा। तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है कि अगर एसिड नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया को एसिड मारता है, जो पैथोजेंस आउटसाइड से आते हैं उनको मार देता है एसिड। अगर एसिड नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, उससे हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के यानी सी डिफ इन्फेक्शन के। इसके अलावा रीबाउंड एसिडिटी भी एक इशू है। जब आप PPIs को लेना बंद करते हैं तो गैस्ट्रिन सिक्रीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, उससे रीबाउंड एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिड का बनना और ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इसका एक साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी प्ले करता है। बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद, ये भी इसके एक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, क्रोनिक किडनी फेलियर भी कभी कुछ there is an ounce of evidence that it leads to chronic kidney failure और हार्ट डिसीज़ में भी ये रोल प्ले करता है। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए इनका यूज़ बहुत जुडिशियस होना चाहिए, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बिना प्रेस्क्रिप्शन के इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो अपने फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करें, फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मासिस्ट हसनैन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।